बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स, न्यू फिजिक्स, उसके चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डायग्राम मैंने अभी आपके लिए पहले इसलिए बनाई है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से, एनर्जी हमें किस किस जरिए से हम हासिल करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे बात करेंगे। अब फॉसिल फ्यूल्स पर अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं भाई? जितने भी आपके फॉसिल्स हैं, अब फॉसिल्स की अगर मैं बात करता हूं तो फॉसिल्स आपके जो रिमेन डेड ऑर्गेनिजम्स होती हैं जमीन के नीचे, वो कई सालों तक जमीन के नीचे रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट की वजह से वो मेल्ट भी हो सकती हैं और हीट अप होकर या तो कोल की शक्ल तैयार कर लेते हैं या फिर गैस की शक्ल, ठीक है, और या फिर ऑयल की शक्ल। ये सारे जो आपके हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनसे हमें जो एनर्जी हासिल होती है वो कैसे हासिल होती है? तो भाई डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे नेचुरल गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो ऑयल है। अब यहां पर हम लोग जो है कोल जो है वो भी आपका इसी जिम्मे में आता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी में। उसको हम देखेंगे कि उससे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग कोल जो है, कोल की सप्लाई जो है वो लेंगे, यहां से कोल हमें हासिल होता है। ये कोल हम जमीन से यानी अर्थ से, ग्राउंड से हम इसको हासिल करते हैं। तो उसके बाद ये इसकी कोल की सप्लाई है, ठीक है जी। कोल की सप्लाई जो है आगे जो है उसको मुंतकिल किया जाता है। यहां पर ये देखें कि यहां पर वो भट्टी है जहां से आप कोयला जो है वो जाएगा इसके अंदर, तो यहां पर वो हीटअप होकर, ये आप देख रहे हैं कि बकायदा हीटअप होकर यहां से वो धुआं बकायदा निकल रहा है ऐसे। तो यहां से हम वाटर सप्लाई भी इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नीचे से ये जो पाइप्स हैं वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ये जो वाटर सप्लाई है वो क्या करेगी कि यहां से जो कोल हीटअप होता है और उस हीट और उस वाटर सप्लाई की वजह से ये जो हमारा वाटर है हीटअप होकर स्टीम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यहां पर वो स्टीम की शक्ल अख्तियार करता है तो स्टीम जो है वो आगे स्टीम लाइन, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है स्टीम लाइन है, यहां से वो आगे कहां जाएगा? टरबाइन में। अब टरबाइन जो है, टरबाइन को वो चलाएगा। स्टीम लाइन जो है टरबाइन यहां पर घूमेगी और वही टरबाइन आगे किसको ऑन करेगी? वो जनरेटर को चलाएगी। और जनरेटर पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो आगे कहां जाएगी? वो ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर से आगे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसके रास्ते जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है डिफरेंट घरों को मीटर्स के थ्रू जो है वो घरों को इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। ये वो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वे। मैं आपको रीड आउट भी कर देता हूं टॉपिक। फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, ऑयल से भी हासिल कर सकते हैं अगर हम ऑयल को बर्न करते हैं तो। कोल एंड नेचुरल गैस, दीज मटेरियल्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट हीट विच इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी इन्हीं की हीट, जैसे मैंने आपको बताया कि हीट ही को हमने स्टीम की शक्ल में कन्वर्ट किया, वाटर प्रोवाइड किया, ठीक है। वाटर और हीट जो है वो वाटर हीट की वजह से स्टीम की शक्ल में, और स्टीम आगे मूव करवाएगा टरबाइन को, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से आगे जो है वो आपका ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर में वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, बड़ी बड़ी लाइन जो होती हैं, खंबे वगैरह आगे अटैच किए जाते हैं, आगे उसको मीटर्स के थ्रू जो है वो घरों तक सप्लाई दी जा सकती है। तो इस तरह से जनाब हम लोग जो है वो फॉसिल फ्यूल से, उनकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स गिव आउट heat which is used to generate steam that runs the turbine produce electricity। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी के बारे में नेक्स्ट लिखा है कि ब्लॉक डायग्राम में आप उसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कैसे जनरेट होती है। ये तो था भाई आपका फॉसिल फ्यूल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे कि वर्ड ही आप समझ रहे हैं कि हाइड्रो मींस वाटर, यानी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन मतलब वाटर से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम कैसे भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो वाटर, आपको पता है कि वाटर जो है वो हम रेजरवायर में, बड़े बड़े रेजरवायर में वाटर को स्टोर करते हैं। तो वाटर को स्टोर करने के बाद हम लोग जब वाटर को आगे मुंतकिल करते हैं वो टनल्स के रास्ते, यानी वाटर जो रेजरवायर होते हैं उसको हम लोग टनल्स के रास्ते आगे डैम में, डैम की शक्ल में। और फिर क्या होता है कि जब वाटर को डैम से फेंका जाता है, वाटर जो है वो, आपको पता है कि वाटर हाइट से, बुलंदी से जब गिराया जाता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वही वाटर जो यहां से हमारा आगे कहां जाएगा? टरबाइन। यहां जो टरबाइंस हैं, टरबाइंस को वो क्या करेगा? टरबाइंस को चलाएगा। अब टरबाइंस बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर हमने बात की, टरबाइंस को आगे कनेक्ट किया जाता है जनरेटर के साथ, तो जिससे जनरेटर
जो है हमारा वर्कआउट करेगा और जनरेटर को आगे अटैच किया जाता है ट्रांसफार्मर के साथ। तो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जनरेटर से, जो जनरेट होगी वही ट्रांसफार्मर से हम लोग आगे जो है यही जो हमारी होती है डिफरेंट, जैसे मैंने एक पोल एक बनाया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी इसके रास्ते आगे जो उसकी लाइंस हैं, जैसे हमने बात की थी ट्रांसमिशन लाइंस, उसके थ्रू हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी मैं रीडिंग आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। यानी जब वाटर को कभी भी आप हाइट से नीचे फेंकेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें बड़ी पावर होती है उस वाटर में। इवन आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, टूटी को अगर आप खोलते हैं एकदम से तेज टूटी खोलते हैं, उसके नीचे हाथ करें तो आपको बकायदा करंट फील होगी। इसी तरह से जब हाइट से फेंका जाता है वाटर को तो वही बात है कि उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। तो इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड from the power of falling water. Water in a high lake or reservoir possesses gravitational potential energy, क्योंकि हाइट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ग्रेविटेशन पर वो उसके अंदर स्टोर होती है। When water is allowed to fall from height, the potential energy is changed into kinetic energy. वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, तो टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रेजरवायर टू अ लोअर प्लेस। यानी टनल वाटर को आगे मुंतकिल करने के लिए जो है वो टनल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उनको बनाया जाता है निचले हिस्से में रेजरवायर के। तो सच अ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैम। इसको हम डैम भी कह सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन। आगे यही वाटर जो मैंने आपको बताया कि ये जो टनल्स के रास्ते आगे ये टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट करेंगी तो वो आगे जनरेटर के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन व्हिच इन टर्न रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर जब जनरेट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वही इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के रास्ते आगे मुंतकिल करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस में, और ये पोल है, यहाँ से आगे मीटर्स के रास्ते हम लोग जो है वो घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा सकती है। ये सारा प्रोसेस है भाई आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का। इसके बाद हम आगे चलेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलर एनर्जी। देखिए भाई, सोलर एनर्जी की जहां तक बात है तो सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी भाई जो हमें एनर्जी सन से हासिल होती है। सोलर एनर्जी कौन सी है? सन से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो सोलर एनर्जी की शक्ल है, और ये हमारा बिगेस्ट सोर्स है। यानी एनर्जी हासिल करने का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो हमारा सन है, और इसको हम लोग जो है प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। कभी तो मतलब इसको जस्ट आपने देखा होगा कि पुराने जो कैलकुलेटर हुआ करते थे, आपने देखा होगा कि उन कैलकुलेटर्स में क्या किया जाता था कि उनको बैटरी से भी चलाया जा सकता था, और उसके साथ साथ एक छोटी सी, मतलब ये अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पर बनाता हूं, मतलब ये अगर कोई कैलकुलेटर बना हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पर आप अक्सर देखते थे कि यहाँ पर बकायदा इस हिस्से में लिखा होता था भाई, वो बना होता थी, एक छोटी सी पट्टी बनी होती थी जिससे हम लोग कहा जाता था कि हम इसको सोलर से भी चला सकते हैं, दोनों बैटरी से भी सोलर से भी। तो ये तो था इसका पुराना यूज। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको हम डिफरेंट हीट के लिए भी, क्योंकि हम अगर उसके रास्ते में सन जो है, ये अगर सन है, यहां से जो हीट आती है नीचे उसके रास्ते में अगर हम प्लेट्स यूज करते हैं, जो आजकल सोलर प्लेट्स यूज होती हैं, तो ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं? सोलर प्लेट्स बेसिकली उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं सूरज की, उसी एनर्जी को आगे हम लोग, अगला काम फिर वही है कि हीट को, एनर्जी को आगे अटैच किया जाएगा सोलर पैनल से, हम लोग जो है हासिल करके मजीद हम लोग जो है बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, बैटरीज में इसको स्टोर कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको आगे यूज करने के लिए बेसिकली पहले तो हम लोग इसके लिए एक इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर जो क्या काम करता है? इन्वर्टर बेसिकली वो जो सोलर एनर्जी होती है उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में किसी में भी, तो उसके लिए हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। तो इन्वर्टर जो है वो आगे इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग किसी बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट भी हम लोग जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सोलर एनर्जी का प्रोसेस है, ये समझने की हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। और बड़ा सादा लफ्जों में अगर हम कहें कि जितनी एनर्जी हम इस जरिए से हासिल कर सकते हैं किसी से भी नहीं, क्योंकि सन जो है अल्टीमेटली जब तक दुनिया कायम है तो सन जो है वो मौजूद है। तो इससे जो एनर्जी है वो हम लोग जो है वो हासिल करके, तो आजकल वैसे भी आपने देखा है कि बहुत से घरों में, फैक्ट्रीज में, बैंक्स में, कारखानों में आप देख रहे हैं कि भाई जो हम लोग
जो इलेक्ट्रिसिटी वापडा से हमें हासिल होती है, मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन से जो हम हासिल कर रहे हैं, उसकी जगह पर लोग जो है वो सोलर सेल यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं, सोलर प्लेट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सोलर पैनल, सोलर प्लेट जो है बेसिकली एनर्जी का इस वक्त उसका एक समझ लें कि ऑल्टरनेट वे है। और ऑल्टरनेट वे भी जो है ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, उससे भी आपको काफी ज्यादा सिक्योर कर सकता है। तो ये हमारा भाई सोलर एनर्जी से रिलेटेड है कि वो जो एनर्जी हमें सन से हासिल होती है। आगे देन जैसे मैंने बताया आपको इन्वर्टर, बैटरीज, और उसके साथ साथ हम लोग इसको डायरेक्ट जो है भी यूज कर सकते हैं, बैटरीज में एनर्जी भी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, और अगर हम डायरेक्ट हीट की शक्ल में भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो हीट भी। और ये जो आपकी सोलर पैनल्स में प्लेट्स यूज होती हैं, इनको बनाया ही कुछ इस तरह से जाता है सोलर पैनल्स में जो प्लेट्स हैं कि उनका जो कलर है यहां से वो ब्लैक रखा जाता है। और आपको पता है ब्लैक जो कलर होता है वो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है हीट के लिए। तो हीट ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इस तरह से आपकी और भी इसके बहुत ज्यादा सोलर पावर एनर्जी के गाड़ियों में भी इसको यूज किया जा रहा है, सेल भी, सोलर सेल भी यूज हो रहे हैं। तो डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं। बाकी मैं इसकी आपके साथ रीडिंग भी शेयर कर देता हूं कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज रिफर्ड टू एज सोलर एनर्जी, यानी जो हम सन से एनर्जी हासिल करते हैं उसी को सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन टू वेज, आइदर इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हीट भी हासिल कर सकते हैं, और कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इन वन वे सोलर पैनल एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। सोलर पैनल क्या करते हैं? सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंटेड ब्लैक। जैसे मैंने आपको अभी समझाया आपको, ये जो आपकी मेटल प्लेट्स हैं ये ब्लैक कलर की होती हैं। तो हीट कैन बी यूज फॉर वार्मिंग हाउसेस और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम इफ सोलर रेडिएशन इज concentrated to small surface area by using large reflectors or lenses। ठीक है। रीजनेबली हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव। ये अब डिपेंड करता है कि आप लोग आगे जो है रेडिएशन सोलर की जो है उसको किसके साथ अटैच करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। वो जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसको आप लार्ज रिफ्लेक्टर के साथ लगा के आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा हासिल कर सकते हैं टेम्परेचर की। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस, यानी यही हाई टेम्परेचर से आप वाटर को बॉइल कर सकते हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट कैन रन टरबाइन, और स्टीम से आपको पता है आप टरबाइन चला सकते हैं। जब टरबाइन चलेंगी तो फिर क्या होगा? तो टरबाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने का काम करेंगे। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन द सेकंड मेथड सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, जो मैंने अभी आपको समझाया मेथड ये डायरेक्ट है कि डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटो वोल्टिक सेल्स हैं। द वोल्टिक प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वोल्टिक सेल इज वेरी लो। तो क्या होता है? इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ सोलर सेल पैनल। ये हमारे सोलर सेल, छोटे छोटे सेल को अटैच करके हम लोग एक सोलर पैनल जो है वो बड़ा बना सकते हैं। तो सोलर calculators are also available, जैसे मैंने अभी आपको बताया, are also available which work by using the electrical energy provided by solar cells। large solar panels are also used to power satellites। इवन कि आपके जो पावर सेटेलाइट्स हैं वो भी, उनको भी पावर मिलाकर पावर से हम लोग चला रहे हैं सेटेलाइट्स को, वो भी किन की मदद से? आजकल सोलर एनर्जी की वजह से। तो सोलर एनर्जी जो है ये एक समझ लें कि हमें एनर्जी जो है ये बहुत ही सेफ एनर्जी होती है, जो पोल्यूशन फ्री एनर्जी है। इसको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत से कामों के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका भी सोलर एनर्जी के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक और सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी का अगला टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी आप कहां कहां से कैसे हासिल करते हैं? देखिए आपके पास एटम है और एटम का न्यूक्लियस है। अब अगर एटम के न्यूक्लियस को उसको ब्रेक किया जाए तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है जब वो ब्रेक होता है तो उससे जो हीट खारिज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और वो जो जब ब्रेक होने के बाद उससे जो मतलब उसके बाद उससे जो न्यूट्रॉन्स मतलब उससे खारिज होते हैं, वो न्यूट्रॉन्स कुछ इस तरह से वर्कआउट करते हैं, वो अगले प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, तो उससे अगले प्रोसेस में 1 से 3 न्यूट्रॉन, मतलब 1 से 3 इस तरह से। और ये बेसिकली चेन रिएक्शन के तौर पर वर्कआउट करता है। आगे अगर देखें तो इनसे फिर 3 इनसे फिर 3, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना तेजी से फैलता है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए
तो इसको असल में यूटिलाइज तो किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत ही एहतियात इसके लिए जरूरी होती है। अगर इसको एहतियात ना बरती जाए तो वही जो यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जा सकती है, तो वेस्टेज की शक्ल में। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो प्लांट है वो प्लांट हमारे जो शहरी हदूद होते हैं, मतलब आबादी के एरियाज होते हैं, उससे बहुत दूर हट के बनाए जाते हैं, ऐसे एरियाज में जो सेफ एंड साउंड होते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो होते हैं, इससे आप एटॉमिक बम भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो आपके पावर प्लांट होते हैं ये स्पेशली खुफिया होते हैं। हर मुल्क जो है इसको, इसकी सलाहियत भी नहीं रखता है इसको बनाने की। जिन मुल्कों के पास है उनमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। लेकिन ये क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर यहां से न्यूक्लियर एनर्जी आप हासिल करते हैं तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप कहें, आप सोचें इसके बारे में, तो आपके जैसे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करें इस हवाले से तो हम लोड शेडिंग को कभी देखें भी ना। जितनी ज्यादा एनर्जी यहां से रिलीज होती है, सिर्फ यहां पर एक चीज ही है कि जिसका ध्यान रखना होता है, वो ये है कि इसको सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ यूज किया जाता है। और उसके बाद अगर इसका मतलब धमाका हो तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। जैसे हिरोशिमा में 1935 में एक एटॉमिक बम गिराया गया था जापान के ऊपर, तो उसकी इतनी ज्यादा तबाही हुई थी, आज तक वहां पर कुछ लोग जो पैदा होते हैं उनके बाजू टांगे वगैरह नहीं होती, वो वहां पर फसलें तक काश नहीं हो रही अभी तक, इतने साल गुजरने के बावजूद भी। तो इसके जो रेडिएशन खारिज होती हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो इसलिए इसको यूज तो करना चाहिए, फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है, लेकिन इसको यूज करते हुए जो सबसे बड़ी बात है कि सेफ एंड सिक्योर होकर। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। प्लूटोनियम यानी यूरेनियम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। यूरेनियम को जो है वो बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की, तो वो यूरेनियम का एटम टूटता है तो उसकी शक्ल में जो एनर्जी हासिल होती है हमें बहुत ज्यादा। और ये असल में हमारा जो रिएक्शन है वो फिशन रिएक्शन कहलाता है, जिसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो दीज मटेरियल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ न्यूक्लियर ऑफ द एटम ब्रेक ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। द प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी ये जो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है ये कहां पर होता है भाई? हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पर। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पर ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये आम किसी जगह पर आप ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते। मैं आपको जैसे बताया कि सेफ एंड साउंड होना चाहिए। दिस द प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल इज यूज्ड टू मेक स्टीम। इस हीट से आप स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्टीम से अगला वही काम, जैसे मैंने कहा, स्टीम से हम टरबाइन को चला सकते हैं, टरबाइन से हम जनरेटर ऑन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एट कराची एंड चश्मा। कराची और चश्मा के मुकाम पर पाकिस्तान भी जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जो है वो रन कर रहा है। ये हमारा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि वो भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। लेकिन आखिरी बात यही इस पर मैं करूंगा कि एनर्जी तो हम इससे बे इंतहा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस है। इसको सेफ एंड सिक्योर, और सिर्फ इसको वही जो है प्रॉपर साइंटिस्ट या ऐसे लोग जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं वही इसको सिर्फ रन कर सकते हैं, वही इसे एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। आम पर्सन की बस की ये बात नहीं होती। इसके बाद हम आगे चलते हैं जियो थर्मल एनर्जी की तरफ। ये भी एक सोर्स है एनर्जी का, जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल जैसे कि आप वर्ड से समझ रही हैं, जियो मतलब अर्थ की बात हो रही है, जियो मीन अर्थ, थर्मल मतलब हीट। यानी जो एनर्जी आप अर्थ से हासिल करती हैं हीट की शक्ल में, उसको जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये भाई कैसे हासिल की जाती है? इसके लिए बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो हमारी समझ लें कि ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के नीचे जो जमीन है, मतलब अर्थ के निचला जो हिस्सा होता है ग्राउंड से नीचे, ये जो पार्ट होता है इसके नीचे यहां पर मतलब रॉक्स होती हैं। और बाज रॉक्स जो हैं वो इतनी हीट होती हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। ये रॉक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हीटेड होती हैं। तो अगर हम लोग क्या करें कि यहां से हमने, ये ग्राउंड है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एक पाइप जो है वो नीचे भेजते हैं। ठीक है, और इस पाइप के रास्ते हम क्या करेंगे कि इस पाइप के रास्ते हम वाटर जो है वो इनटेक करते हैं। यहां से हम वाटर इनटेक करते हैं। जब वो हीटेड रॉक्स तक पहुंचता है यहां से वाटर, तो क्या होता है, वो वाटर जो है वो हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस तरह से करते हैं कि एक पाइप से हम वाटर को भेजते हैं और दूसरा पाइप जो है इसके कुछ ही मतलब यहां से हमने एक और पाइप जो है वो नीचे भेजते हैं। वो जो पाइप दूसरा होता है वहां से ये जो वाटर नीचे जाता है और यहां पर इन
हीटेड रॉक की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम। अब ये जो स्टीम है ये हम लोग हासिल करते हैं दूसरे पाइप के अंदर। यहां से हम जो स्टीम हासिल करेंगे यही स्टीम फिर आगे वही बात है कि इसको किसके साथ, टरबाइन के साथ, ये टरबाइन को चलाएगी, ठीक है। यहां हमारी आगे टरबाइन होगी, टरबाइन के साथ हम उसको अटैच कर देंगे। टरबाइन से वो क्या करेंगे, टरबाइन के आगे जनरेटर अटैच करेंगे, जैसे पीछे हमने बातें की। तो जनरेटर जो है, जनरेटर से आगे क्या होगा, अगला काम कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म और इसी तरह से आगे डिफरेंट पर्पज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये जो स्टीम है, ठीक है, तो और भी पर्पसेस के लिए स्टीम को यूज किया जा सकता है। तो आगे मैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हार्ड रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फॉर्म डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के नीचे, ये अंडर द सरफेस है ना, मतलब ये आपकी अगर ग्राउंड है यानी अर्थ है, तो ये जहां मैंने आपसे बात कर रहा हूं ये अंडरग्राउंड है एरिया, ठीक है। यहां पर ये जो रॉक्स हैं ये बहुत ज्यादा हीट अप होती हैं और इतनी हीट हुई होती है, सेमी मोल्टन बोला गया है इनको। सेमी मोल्टन यानी किसी हद तक ये मेल्ट भी होती हैं, मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं होती, यानी सेमी मोल्टन होती हैं और बहुत ज्यादा इनसे इनमें हीट मौजूद होती है। तो वहां पर हम लोग जो है वाटर सप्लाई जो है वो बेचते हैं। तो अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू डेके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनमें से एनर्जी क्यों खारिज हो रही होती है? क्योंकि ये जो मोल्डन फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, जमीन के नीचे जो रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से इनका डेके हो रहा होता है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। और इनका जो टेम्परेचर है भाई वो 250 डिग्री सेल्सियस है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा हीट अप होती है। दिस एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब इसको निकाला जाता है एनर्जी को। कैसे? जो मैंने आपको वे बताया। तो फिर आगे इससे जनरेटर चलाए जाते हैं। टिपिकल जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो है वो मैं उस पर हम बात कर रहा हूं। टू मेक यूज ऑफ हीट ऑफ रॉक्स, 2 होल्स आर ड्रिल्ड। ये देखें, ये यहां पर पहले हमने क्या किया है, हमने सुराख किए हैं, ठीक है, लंबे सुराख करके ड्रिल। अब द रॉक्स तक हमने सुराख कर दिए 2। उसके बाद कोल्ड वाटर इज पंप डाउन थ्रू वन ऑफ द होल। एक होल से हमने क्या भेजा, यहां से वाटर यहां से भेजा है, ठीक है जी। इट इज हीटेड बाय द हॉट रॉक्स एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग। यानी जब ये यहां रॉक तक पहुंचेगा तो हीटेड रॉक की वजह से वो बॉयल होगा और बॉयल होकर यहां से वाटर जो बॉयल होगा वो स्टीम की शक्ल तैयार करेगा और फिर दूसरा जो पाइप है उसके रास्ते वो बाहर आएगा, ठीक है जी। तो it is heated up by the hot rocks and starts boiling. Steam is produced that comes out through the other hole. दूसरा होल जो सुराख हमने किया उसके रास्ते हमने पाइप भेजा हुआ है, उसके रास्ते से वो बाहर स्टीम आएगी। द स्टीम रन्स द जनरेटर। इसी स्टीम से हमने क्या किया कि आगे टरबाइन और जनरेटर को हम लोग रन कर सकते हैं। produces electricity where there is water already present over the hot rocks. It comes out of the surface earth in the form of hot springs. और अगर कहीं वैसे भी वाटर होता है हमारा यानी नीचे, तो वो जो वाटर अगर बाहर आ जाए अपने आप भी, मतलब ये तो चले हमने प्रोसेस किया है, तो उससे जो है वो आपके स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग जो चश्मे वगैरह हैं गर्म पानी के या गीजर्स वगैरह हम लोग जो है वो हासिल करते हैं। सच है गीजर वो एक बना के बुक पे दिखाया भी गया हुआ है कि किसी इलाका में वो एकदम से वो आप वाटर देख रहे हैं बाहर निकल रहा है बड़ी तेजी के साथ नीचे से खुद ही फट कर उस ग्राउंड को। क्यों? क्योंकि वहां पर नीचे जो है वो मोल्टन फॉर्म में रॉक्स हैं और वाटर जो है वहां पे नीचे पहुंचा है, तो वाटर जो है वो हीट होकर ऊपर बाहर निकलता है, ठीक है। ये था आपका जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी के अंदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी में विंड एनर्जी। जी, विंड एनर्जी की जहां तक बात करेंगे तो ये तो पुराना एक मेथड आपने देखा होगा कि विंड एनर्जी से विंड मिल्स वगैरह हम लोग जो है वो चलाते रहे हैं। बहुत ज्यादा पुराना हमारा मेथड है हवा से, ठीक है। जब हवा चलती है, एयर करंट होती है, उसमें एनर्जी होती है, तो उससे विंड मिल चलाई जाती है, जैसे पंचक्कियां वगैरह और भी डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी हमारा जो है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी इसके लिए बात नहीं है। सिंपली क्या है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब बहुत सैकड़ों सालों से पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स, ठीक है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुओं से पानी खींचते थे, ठीक है, और टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर। और इसके अलावा जो जो मतलब गंदम वगैरह जो है आपकी ग्रेन जो है उसको ग्राइंड किया जाता था, पीसा जाता, आटे में कन्वर्ट किया जाता था इसी एनर्जी से, विंड एनर्जी से, ठीक है। जो विंड मिल, द मॉडर्न विंड मिल इज यूज्ड टू रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मॉडर्न है उससे उसको जनरेटर के साथ अटैच करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड जनरेटर्स मेक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे एज स्टीम जनरेटर्स इन द पावर स्टेशन। यानी इसका भी वही काम है, जैसे आपका स्टीम जो है,
स्टीम एनर्जी से हम लोगों ने जनरेट की थी इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही हम लोग विंड एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन अ विंड फार्म विद 100 और मोर विंड मिल्स इज नीडेड, यानी बड़े बड़े जो आपके पावर जनरेशन है उसके लिए आपको विंड फार्म में 100 या उससे ज्यादा विंड मिल्स चाहिए, ठीक है। हवा की चक्कियां जो है उससे आप लोग जो है फिर एनर्जी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये विंड एनर्जी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स ये एन अदर सोर्स है एनर्जी का। अब टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स बेटा देखें कि जो आपकी अर्थ वाटर होता है, सी का जो वाटर है हमारे पास, ये अगर मैं कहता हूं कि सी है तो इसका और अगर मून को देखें तो इनके दरमियान क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि सी वाटर जो है वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इस तरह से। ये टाइड्स हैं, यानी अप एंड डाउन, मतलब इस तरह से ये जो टाइड्स का प्रोड्यूस होना है, इन्हीं टाइड्स की वजह से एनर्जी जो है इनमें मौजूद होती है, क्योंकि वाटर जो है वो इस तरह से मूव करते हैं तेजी से। वो जो वाटर का इस तरह से मूव करना है टाइड्स की शक्ल में, वो वही एनर्जी आगे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग यहाँ पर इसको भी जनरेटर के साथ अटैच करके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके टर्बाइन जनरेटर और आगे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सीज, यानी ये मून की वजह से, मैंने अभी आपको बताया कि मून की वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें टाइड्स, किसमें? समुद्र में, सीज में टाइड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। आगे क्या होता है इससे? द टाइड्स रेजेस द वाटर लेवल नियर द सी शोर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफा मतलब ये प्रोसेस होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, वाटर कभी राइज करता है कभी फॉल करता है, राइज एंड फॉल। इससे क्या होगा कि भाई कैन यूटिलाइज टू टर्न ऑन टर्बाइन, यानी इसी वाटर से आगे हम क्या चला सकते हैं? टर्बाइन। जैसे मैंने आपको समझाया सारा कि टर्बाइन से हम जनरेटर को, ठीक है, जनरेटर चला सकते हैं और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे ट्रांसफॉर्मर को देके वही इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां से द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन बी ट्रैप्ड एट अ सूटेबल लोकेशन, ठीक है। अब बेसन उसको बोलते हैं जहां पर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है बाय बिल्डिंग अ डैम। समझने की अब डैम, जैसे पीछे हमने वो डैम हासिल किया था टनल के रास्ते, इसी तरह से बेसन में वाटर इकट्ठा कर लिया तो डैम की शक्ल में, ठीक है। द वाटर इज देन रिलीज्ड इन अ कंट्रोल्ड वे एट लो टाइड टू ड्राइव द टर्बाइंस, मतलब उसको फिर छोड़ा जाता है वाटर को, तो जो टर्बाइन को चलाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एट नेक्स्ट हाई टाइड द डैम इज फिल्ड अगेन, अगली हाई टाइड पर फिर वो पानी वाटर वहां आ जाता है, फिर उसको फिर से चलाएगा तो डैम फिल करेगा अगेन एंड इनकमिंग वाटर आल्सो ड्राइव्स टर्बाइन। और इस तरह से टर्बाइन जो है वो मुसलसल चलती रहती है इन टाइड्स की मदद से, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी, ये भी भाई हमारा टाइड्स ही की तरह है। ये भी मतलब फर्क सिर्फ थोड़ा सा ये है कि वहां पर वो हमने भी बात की थी कि भाई वो ग्रेविटेशनल की वजह से, लेकिन समंदर में बाज दफा जो है हवा वगैरह चलती है, विंड ब्लोइंग की वजह से भी टाइड्स प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब ये अगर सी वाटर है, दोबारा से बना रहा हूं, तो इसमें अगर तेज हवा चलती है तो उससे भी टाइड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। अब वो जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी सरफेस के ऊपर वो प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। अब यही वाटर वेव जो है इनको आगे हम एनर्जी की शक्ल में जनरेट करके वेव्स को हम लोग जो है वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इससे। ये एन अदर मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या है? द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द सी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, देयर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनकी एनर्जी भी जो है टाइड्स की, ठीक है, या वेव्स की जो एनर्जी है हम लोग इससे आगे जनरेटर जो है वो चला सकते हैं। द मेथड टू हार्नेस वेव एनर्जी टू यूज लार्ज फ्लोट्स व्हिच मूव अप एंड डाउन विद वेव्स, यानी वेव्स भी आपको पता है कि वेव्स भी जस्ट लाइक टाइड ये भी अप एंड डाउन मूव करेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सॉल्टर, यानी ये जो डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग जो है आगे इसको यूटिलाइज करते हैं इस एनर्जी को, वो जिस साइंटिस्ट ने इसको मतलब सबसे पहले इन्वेंट किया उसका नाम प्रोफेसर सॉल्टर है, ठीक है जी। उसी के नाम पर इसको सॉल्टर्स डक का नाम दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। सॉल्टर डक जो है इसके 2 पार्ट हैं। सॉल्टर्स डक इसका नाम दिया गया है, ठीक है, इस डिवाइस का जिससे हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें 2 पार्ट हैं इसके, एक उसका डक फ्लोट होता है, डक फ्लोट,
और दूसरा पार्ट इसका जो है वो कहलाता है बैलेंस्ड फ्लोट, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। अब इनका क्या काम होता है, द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव्स कॉजेज डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। यानी डक फ्लोट से एनर्जी जो है वो बैलेंस फ्लोट को क्या करती है, उसको ऑन करती है, उसको चलाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को चलाने के लिए होती है मोशन की। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज यूज्ड टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। आगे इसी एनर्जी को आगे हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, जनरेटर को चलाने के लिए। जब जनरेटर चलाएंगे तो उससे हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, जिसको हम लोग फिर प्रॉपर तरीके से उसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है एनर्जी सोर्स का, ये लास्ट टॉपिक है भाई, इसकी बात करेंगे फिर हमारा टॉपिक फिनिश होगा। ये है जी बायोफ्यूल एनर्जी। बायोफ्यूल एनर्जी, अब ये बायोफ्यूल क्या होते हैं? देखिए, बायो जो वर्ड यूज होता है ये लाइफ के लिए यूज होता है। बायोफ्यूल किसके लिए यूज होगा? बायो वर्ड लाइफ के लिए, यानी वो फ्यूल जो आपको जिंदा जिंदा जानदारों से। अब आपके जो जिंदा जानदार हैं वो कहां से कैसे, मतलब जैसे आपके एनिमल्स होते हैं, अब एनिमल्स आप देख सकते हैं कि एनिमल्स का डंग होता है, मतलब वो जो मतलब गोबर वगैरह जिसको आप कहते हैं, वो भी इसी में शामिल होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेस्ट फूड्स होती हैं आपकी, मतलब वो भी कहां से हासिल हो रही हैं? हमारी लाइफ से, मतलब जिंदा चीजों से ही, खुराक, फल वगैरह, ये वो चीजें। अब ये सारे जो है हमारे बायोफ्यूल में शामिल हो जाती हैं। कैसे कि ये सब गल सड़ जाती हैं, तो इनसे भी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा खारिज होती है। जब ये मतलब डैके करते हैं बैक्टीरिया की वजह से, या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पर प्रोसेस करते हैं, तो उस शक्ल में ये भी जो है मतलब सारे हमारे बायोफ्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इट इज द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास, ठीक है। यानी सादा लफ्जों में हम इसको बायोमास बोलते हैं, जो जिंदा जानवरों से, जिंदा पौधों से, उनसे हासिल होता है, उससे। तो बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट फूड हो गई, एनिमल डंग हो गया, मतलब गोबर, उनका सीवेज वगैरह, जो हम घरों से मतलब सारा पानी के साथ मतलब चीजें चली जाती हैं। तो सीवेज इज क्या होता है? That dirt which is left over after staining dirty water, the material can itself be used as fuel or can be converted into other types of fuel. यानी इसी को हम लोग आगे different fuels की शक्ल में यूटिलाइज कर सकते हैं। Direct combustion is a method in which biomass, commonly known as solid waste, is burned to boil water and produce steam. यानी अगर आप लोग जो है कोई सॉलिड मैटर लेते हैं, मतलब उसको आप बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे भी आप एनर्जी जनरेट होती है। वही एनर्जी जो है वो स्टीम की शक्ल में होगी, ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस करेगी। स्टीम कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसी स्टीम से फिर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन एंड अदर प्रोसेस द रोटिंग ऑफ बायोमास, ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि रोटिंग ऑफ बायोमास जो है वो भी इसी का प्रोसेस है, रोटिंग ऑफ बायोमास। यानी आप बायोमास जो है वही मतलब मटेरियल जो होता है, फल वगैरह होते हैं, उसको आप ग्लास चढ़ा देती हैं। रोटिंग का मतलब होता है गल सड़ जाना। उसको ग्लास चढ़ाकर मतलब उसको किसी बड़े से बर्तन में डाइजेस्ट, जैसे इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि किसी दौर में शराब जो बनाई जाती थी, अल्कोहल जो बनाई जाती थी, वो फ्रूट्स वगैरह को किसी बड़े से समझ ले घड़े में डालकर उसको फिर जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता था। काफी प्रोसेस के बाद मट्टी के नीचे वो रहने, हीट और मतलब सारा कुछ, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाते थे अल्कोहल में, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस एक बड़े से, समझें कि एक बड़े से टैंक होता है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं। तो डाइजेस्टर जो है इसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें बायोमास को रोट किया जाता है। फिर उसी रोटिंग, जब वो रोट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे प्रोसेस करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जैसे मैंने बात की थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया भी इसमें शामिल होंगे, और फंगस वगैरह भी यूज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनके प्रोसेस की वजह से ये जब रॉट हो जाएगा तो उससे भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। इन अनदर प्रोसेस द रोटिंग बायोमास, ठीक है, इन अ क्लोज टैंक, उस क्लोज टैंक को जिसको मैं बात कर रहा हूँ, बड़े से टैंक के अंदर जिसमें डाला जाता है, ये अगर बड़ा सा एक टैंक है उसके अंदर ये सारा मटेरियल डाला, इसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं, ठीक है जी। तो कॉल्ड अ डाइजेस्टर प्रोड्यूसेस मीथेन रिच बायोगैस, इससे मीथेन गैस खारिज होगी बायोगैस से। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां मौजूद नहीं होती क्योंकि बंद होता है सारा उसके अंदर। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको सारे मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, इन द टैंक इज पाइप्ड आउट, उसको पाइप के रास्ते जो है हम लोग हासिल कर लेते हैं उसी बायोगैस को, उसको आगे फिर यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो कैन बी यूज बाय हीटिंग एंड कुकिंग लाइक नेचुरल गैस, हम लोग जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल सच एज आपका इथेनॉल, जिसको अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं, कैन आल्सो बी obtained फ्रॉम द बायोमास, ठीक है। बायोमास ये मसल करते हैं, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, हम पेट्रोल की जगह पर इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इन दिस केस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स इट
इनटू इथेनॉल, यानी बैक्टीरिया की मदद से ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे भी हम लोग जो है एनर्जी हासिल करते हैं बायोमास से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। आप लोग हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए भी। तो ये सारी हमारे वो सोर्सेस थे एनर्जी के, डिफरेंट सोर्सेस जो आज हमने डिस्कस किए। तो बेटा इन सारे सोर्सेस को समझने के बाद आपके लिए यही एक छोटा सा मैसेज है कि भाई जब ये ज्यादा टॉपिक जो था वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा था, डायग्राम्स इसमें कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की। तो आपने सारे आर्टिकल को ध्यान से स्टडी करना है, रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। फिर आप जब इसको लर्न करेंगे तो यकीनन आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।